हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन प्रभात पांडे पे। अ का उच्चारण स्थान किन ध्वनियों से किया जाता है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु ध्वनि से किया जाता है। चा वर्ग किस वर्ग में आता है? तो चा वर्ग तालु में आता है। आप सभी जानते हैं, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो छोटी ई बड़ी ई पुल्लिंग नहीं है, सभी जानते हैं, और सभी अक्षर पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। दा में छोटा आ जोड़ें, का प्लस सा जोड़ें, क्या बनेगा? तो दा में छोटा आ, का प्लस सा जोड़ोगे तो दक्ष बन जाएगा दोस्त। ढा से ढक्कन का उच्चारण स्थान किस में आता है? तो टा ठा डा ढा चौथा वर्ण है और टा वर्ग में आता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या है दोस्त। कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु स्वर नहीं है? तो अंग और आह अयोग वाह कहलाते हैं दोस्त। ये स्वर नहीं है, इनका प्रयोग तो होता है पर ना ही ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। संबल ध्वनि का उच्चारण कौन सा वर्गीकरण है? अब मेरे दोस्त, अगर हमने दिल्ली लिखा तो ला के बाद ला लिख दिया, इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण बोलते हैं? द्वित्व। अगर हम बात करते हैं संप्रक्त की, तो संप्रक्त किसे कहा जाता है? तो आप ये समझिए कि जब दो शब्द, दो वर्ण जुड़ जाते हैं, जैसे आधा माँ और बा जुड़ा हुआ है, तो ये संप्रक्त ध्वनि है। दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगता है? आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ से अधिक समय प्लुत में लगाया जाता है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है मित्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है अ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और अ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है। का कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छा से छत्री। का के बाद क्या दिखाई देता है? जब भी पूछे का के बाद तो छा से छत्री पर टिक करें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? पूछा गया सार्थक और लघुत्तम, तो शब्द है। सार्थक भी है और लघुत्तम भी है। दंत कौन सा वर्ण है? तो सा से सपेरा दंत है दोस्त। अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है? तो माँ से मछली किस में आता है? अनुनासिक में अंगा, इया, अणा, ना और माँ क्या है? अनुनासिक। अगर हम सघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण होता है। तो आप अगर देखें तो तीसरे में गा से गमला है, यानी कि ये सघोष है। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन सी ध्वनि देवनागरी वर्ण में नहीं है? तो ग्रीवा, यानी गर्दन की कोई ध्वनि ही नहीं होती, इसलिए दो देवनागरी में नहीं पाई जाती। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो अगर हम बात करते हैं झा से झंडा की, तो चा, छा, जा, झा, ये सब तालव्य में जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, अभी मैंने बताया था, उन्हें अयोग वाह के रूप में जाना जाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्त? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्त। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें तो छत्र, ज्ञ और स्रा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। या से यज्ञ कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से दंत वर्ण बनते हैं। और दंत वर्ण कौन से होते हैं? तो ता, था, दा, धा, ना। अगर आप ऊपर दांत का प्रयोग करते हैं तो दंत वर्णों का प्रयोग आप करना जान जाएंगे। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? पूछ रहा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो सा, सा, सा और हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछता है तो क्या हो जाता है? तालु हो जाता है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान। आप मेरे चैनल को पढ़कर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यही आशा है कि आप आगे बढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के टा वर्ग किस में आता है? तो टा वर्ग मूर्धन्य में आता है। किस में आता है? मूर्धन्य में। अर्धस्वर कौन से कहे जाते हैं दोस्त? यदि हम अर्धस्वर की बात करें तो या और वाह अर्धस्वर है। घा से घड़ी का उच्चारण स्थान कंठ है। घा से घड़ी का उच्चारण स्थान क्या है दोस्त? कंठ। छा से छत्री किस वर्ण के सहयोग से बनता है? तो का प्लस सा से क्या बनता है? छा से छत्री बनता है। 153 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सा के अंतर्गत क्या आता है? तो सा क्या है? ऊष्म है। आघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आघोष होता है। तो का और ता क्या है? आघोष है। असत्य की पहचान करें।
व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें सघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनि है, बिल्कुल सही है। और सभी विसर्ग सघोष हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्त गलत दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। 155 का आंसर डी दिल्ली बिल्कुल गलत है। अगला लिखा हुआ है नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन ना से नल है। भैया जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं वही क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, आप लोग सभी सब्सक्राइब करते जाएं। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ज्ञा से ज्ञानी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। कंठ ध्वनि का उदाहरण बताएं, तो कंठ ध्वनि का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो काखा गाघा अंगा जो है वो कंठ ध्वनियों में जाने जाते हैं।